नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल DSKP क्लासेस ऑफ लाइफ साइंसेज में। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट इकोलॉजी के 14 चैप्टर इकोसिस्टम की बात करेंगे। इकोसिस्टम चैप्टर को डिटेल में जानेंगे। इकोसिस्टम चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि केवल बोर्ड एग्जामिने के लिए ही नहीं, मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी तैयारी करना बहुत आवश्यक हो जाता है और इसको अच्छे ढंग से समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने इकोसिस्टम को एक सीरीज के रूप में प्रोड्यूस किया है और इसके कई वीडियो छोटे छोटे बूस्टर के रूप में तैयार किए गए हैं। यह हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम लोग डियर फ्रेंड्स, इकोसिस्टम चैप्टर को एक सीरीज के रूप में प्रोड्यूस किया गया है, जिसका यह पहला पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है। आपकी सुविधा के लिए हमने इस चैप्टर को 7 पार्ट में बांटा है, 7 टॉपिक में बांटा है। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तीसरा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, चौथा टॉपिक फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, पांचवा टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड्स, छठा टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन और सातवां टॉपिक इकोसिस्टम सर्विसेज है। हम लोग इस सभी टॉपिक्स को सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो यह चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, साथ ही साथ इसे याद करना भी बहुत इजी हो जाएगा। इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक को सेलेक्ट किया है जो पहले पार्ट के लिए है। और पहले पार्ट वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग केवल और केवल इस 3 पार्ट को ही पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में देखते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल सिस्टम। एजी टैम्सले क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। किसी बुक में 1935 की जगह 1942 भी दिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूजन न करें, बल्कि 1935 को सही समझें। इंट्रोडक्शन दैट मीन्स डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक जगह याद रखने के लिए भी एक जगह इसे स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा डिफिनीशन देखते हैं इकोसिस्टम का। दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर और नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बायोस्फीयर और नेचर का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। साथ ही साथ दी इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग, यह डिफिनीशन भी इकोसिस्टम का हो सकता है, इसलिए इसे भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके आगे वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं टाइप्स, ये स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में स्ट्रेटिफिकेशन, स्टैंडिंग ड्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट आता है, जिसमें कि आप स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम में हम लोग देखते हैं कि द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पेसीज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम लोग किसी फॉरेस्ट में प्लांट को देखें तो प्लांट अलग अलग शेप एंड साइज के हैं और उनको एक वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए तो ये टॉल ट्रीज के रूप में, कैनोपी के रूप में, अंडर स्टोरी के रूप में, बॉटम ग्रास लेवल के रूप में ये प्राप्त होते हैं। प्लांट्स का जो वर्टिकल डायरेक्शन दिखता है, उसी वर्टिकल डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं स्टैंडिंग क्रॉप की ओर। द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट ए टाइम इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। यानी कि किसी इकोसिस्टम में एक पार्टिकुलर टाइम पर जितना बायोमास प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। और उसके बाद स्टैंडिंग स्टेट की बात आती है। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एट ए टाइम। यानी कि एक खास समय पर किसी इकोसिस्टम में जितने नंबर ऑफ प्लांट और स्पेसीज, प्लांट या एनिमल के स्पेसीज प्रेजेंट रहती है, उस टोटल नंबर को हम लोग स्टैंडिंग स्टेट के नाम से जानते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में इकोसिस्टम को सुविधानुसार 2 भागों में बांटा गया है। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और जिसको कि हम लोग लैंड इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरे को एक्वेटिक इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। लैंड इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड, गार्डन एट्सेट्रा आते हैं। उसके बाद
ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम आप देख पा रहे हैं, ये वाटर बॉडीज इकोसिस्टम कहलाता है, यानी कि पानी में पाया जाने वाला इकोसिस्टम, जिसके अंदर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीज, ओशन एट्सेट्रा आते हैं। यानी कि वाटर बॉडी चाहे वह सैलाइन वाटर हो या चाहे फ्रेश वाटर हो, उसके अंदर पाए जाने वाले इकोसिस्टम को हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ये तो दो प्रकार के इकोसिस्टम हो गए, लेकिन उसके अलावा और भी दो प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं जिन्हें हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो इकोसिस्टम हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, सीज, ओशंस, ये एट्सेट्रा। और मैन मेड इकोसिस्टम का मतलब होता है, मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वह होता है जिसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किया गया हो, जैसे लॉन, गार्डन, क्रॉप हेड्स, एक्वेरियम एट्सेट्रा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि हमारा थर्ड टॉपिक। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक बायोटिक कंपोनेंट जिसको लिविंग कंपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे को अबायोटिक कंपोनेंट या फिजिकल कंपोनेंट के भी नाम से जाना जाता है। बायोटिक कंपोनेंट तीन प्रकार के होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, एनिमल्स को हम लोग हेटरोट्रॉप्स या कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं उन्हें हम लोग डिकम्पोजर्स के भी नाम से जानते हैं। हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में जानेंगे कि ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, एनिमल्स को हेटरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स क्यों कहा जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल डिकम्पोजर्स के रूप में कैसे है, इससे हम लोग आगे वाले वीडियो में जानेंगे। आगे देखते हैं इकोसिस्टम के अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में। अबायोटिक कंपोनेंट या फिजिकल कंपोनेंट जिसमें कि लाइफ नहीं होता बट लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हैं सॉयल, एयर, वाटर, मिनरल्स, लाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक फैक्टर एट्सेट्रा। इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, इकोसिस्टम के चार फंक्शंस हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल दो प्रोसेस के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इकोसिस्टम सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम के टाइप्स, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पर डिटेल में बात की है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बात और मैं कहूँगा, यदि आप इकोसिस्टम सीरीज पर नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखकर यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपका बनाया हुआ नोट्स सिस्टमेटिक होगा, साथ ही साथ परफेक्ट होगा। आप निश्चित रूप से वीडियो को देखें और देख कर के नोट्स बनाएं, इससे आपका जो नोट्स होगा उसमें परफेक्शन दिखेगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, खास करके एग्जाम के समय में रिवीजन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, इस टॉपिक में प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन। यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार हैं, मेरे इस चैनल को पहली बार हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इकोसिस्टम सीरीज का आने वाला वीडियो, उसके लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही साथ मेरे जो दूसरे वीडियो अपलोड होंगे टाइम टू टाइम, वह भी आप तक उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन का डिटेल क्या है। डियर फ्रेंड्स, इकोसिस्टम सीरीज के इस सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन इन दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ये दोनों टॉपिक इकोसिस्टम फंक्शंस के पार्ट हैं, and as we know that there are four functions of ecosystem. The first function is productivity, the second function is decomposition, the third function is energy flow, and the fourth function is nutrient cycling. In this video we will discuss about these two functions, productivity and decomposition. What is productivity? Productivity is the rate of production of biomass or organic matter by living organisms per unit area in a ईयर, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा पर यूनिट एरिया में पर ईयर जितना बायोमास का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। दो प्रकार की प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स के द्वारा जो बायोमास प्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं, और एनिमल्स के द्वारा जो बायोमास प्रोडक्शन होता है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब चलते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स per unit area per year through the process of photosynthesis is called primary productivity। मीन्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान एक साल में एक पर यूनिट एरिया में जितना बायोमास का प्रोडक्शन या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में बना हुआ ऑर्गेनिक मैटर। अब आगे देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बनने वाला बायोमास या और ऑर्गेनिक मटेरियल का अमाउंट जो होता है वह वैरी करता है, घटता है, बढ़ता है, वह लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट की वजह से। अगर इनमें किसी प्रकार से चेंजिंग आती है तो ये घटते बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार की होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों द्वारा जितना सारा बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है उन सभी को हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या जीपीपी के नाम से जानते हैं। ऐसा होता है कि जब कभी पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना हुआ प्रोडक्ट या बने हुए बायोमास का कंजप्शन भी होता है, और यह रेस्पिरेटरी कंजप्शन या मेटाबॉलिक कंजप्शन होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सम अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड बायोमास इज कंज्यूम्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। द रेस्ट अमाउंट ऑफ बायोमास आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कंजप्शन के बाद जो बायोमास बच जाता है उसी बायोमास को हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जीपीपी और एनपीपी में क्या रिलेशन है, तो जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, जहाँ आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ बायोमास। यानी कि बायोमास का जितना कंजप्शन हुआ है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको घटाने के बाद जो जीपीपी में से बचेगा उसी को एनपीपी के नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एनिमल या कंज्यूमर के द्वारा ग्रीन प्लांट्स को या प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने के बाद जो बायोमास एनिमल या कंज्यूमर के बॉडी में तैयार होता है उसी को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। द रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स नॉन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला साइज ऑफ फूड चेन, दूसरा नेचर ऑफ फूड वेब और तीसरा बायोमास प्रेजेंट ऑन प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन और फूड वेब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं इकोसिस्टम के, और वह दूसरा प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। डियर फ्रेंड्स, डेड प्लांट रिमेन्स सच एज ड्राई लीव्स, bark, flowers, etc. and dead remains of animals including fecal matter constitute detritus। यानी कि प्लांट और एनिमल के बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनको हम लोग डेट्रिटस के नाम से जानते हैं। Dear friends, detritus is the raw material for decomposition. There are two types of detritus, above ground detritus and below ground detritus। यानी कि जो प्लांट और एनिमल के जो अवशेष बचे होते हैं उन्हीं को डेट्रिटस कहा जाता है, जो ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे होते हैं, और इन्हीं का डिकम्पोजिशन होता है। यानी कि ये रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के। डियर फ्रेंड्स, नाउ स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के कौन कौन से स्टेप हैं? डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस, दूसरा स्टेप कैटाबॉलिज्म, तीसरा स्टेप लीचिंग,
चौथा स्टेप ह्यूमिफिकेशन और पांचवा स्टेप मिनरलाइजेशन का है। डियर फ्रेंड्स, इन सभी स्टेप्स के बारे में हम लोग 1 बाय 1 जानेंगे। डियर फ्रेंड, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटिटस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर पीसेस ऑफ डेटिटस बाय डेटिवोर्स सच एज अर्थवर्म। उसके बाद आता है प्रोसेस कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म का मतलब बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेटिटस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि जब डेटिटस को स्मॉल पीस में अर्थवर्म या अन्य जो डेटिवोर्स के द्वारा तोड़ दिया जाता है, फिर उसे डिग्रेड किया जाता है बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम के द्वारा, ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है। Dear friends, in leaching, during decomposition, water-soluble inorganic substances go down into deeper layer of the soil by percolation. This is called leaching. And the fourth step is humification. Accumulation of dark-colored amorphous substances called humus into the soil during decomposition is known as humification. ह्यूमिफिकेशन के दौरान एक ह्यूमस का एक्युमुलेशन सॉइल में होता है जो कि डिकम्पोजिशन से बनता है। उसके बाद देखते हैं कि ह्यूमस होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ह्यूमस होता है वह डार्क कलर्ड एमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि लिग्निन और काइटिन में रिच होता है या कोलाइडल होता है नेचर में, और माइक्रोबियल एक्शन के लिए रेजिस्टेंट होता है। यह मॉइस्चर और एयरेशन, सॉइल में मॉइस्चर और एयरेशन के लिए हेल्प करता है। साथ ही यह न्यूट्रिएंट को बहुत ही स्लोली सॉइल में रिलीज करता है, इसलिए ह्यूमस सॉइल के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन का लास्ट और पांचवा स्टेप मिनरलाइजेशन। व्हाट इज मिनरलाइजेशन? मिनरलाइजेशन इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इन द सॉइल बाय डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस। अर्थात ह्यूमस के डिग्रेडेशन के बाद जो मिनरल या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज होते हैं उसी को ही मिनरलाइजेशन कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। डिकम्पोजिशन के रेट को और उसके प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वे टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेटिटस, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स वैल्यू और सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ डेटिवोर्स बाय डेटिवोर्स फूड चेन और डीएफसी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। It also creates space for newer generation of organism by reducing bulk of dead remains of organism. यदि dead remains of organism को नहीं हटाया जाए तो शायद नए organism के लिए या organism के नए generation के लिए जगह ही ना बचे। इसलिए decomposition का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, वह है cleaning of environment। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इकोसिस्टम सीरीज के पार्ट 3 में एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जानेंगे। अर्थात किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र में एनर्जी फ्लो अर्थात ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। अर्थात किसी पारिस्थितिक तंत्र में लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण ही एनर्जी फ्लो कहलाता है। धरती पर सारे इकोसिस्टम के एनर्जी का सोर्स हमारा सूर्य है, कुछ डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 50% से भी कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अर्थात PAR होता है, जिसमें केवल 2 से 10% ही फोटोसिंथेसिस में यूज हो पाता है। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स अर्थात प्रोड्यूसर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर या ट्रांसड्यूसर कहा जाता है क्योंकि वे ऑर्गेनिक मैटर को फूड के रूप में सिंथेसाइज करते हैं और रेडिएंट एनर्जी को बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ग्रीन प्लांट्स जिस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में ट्रैप करते हैं उसे वो कंज्यूमर को पास करते हैं या उनके मरने के बाद वह एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। जितने सारे एनिमल्स हैं वे ऑर्गेनिक मैटर को अपने फूड के रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राण से लेते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर कहते हैं। फूड हैबिट के आधार पर कंज्यूमर को हम लोग हर्बीवोर्स,
कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स कहते हैं, हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट को खाते हैं, कार्निवोर्स जो कि दूसरे एनिमल के फ्लेश को खाते हैं, और ओमनिवोर्स जो कि प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच फूड के ट्रांसफ़र के लिए बनने वाला चेन ही फूड चेन कहलाता है। ए लीनियर लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड चेन। यहाँ आप एक उदाहरण देख पा रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स को एक इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को चूहा, और चूहे को एक उल्लू खा जा रहा है। इस तरह ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स के बीच बनने वाला यह एक चेन ही फूड चेन है। अगले उदाहरण में हम देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को एक हर्बीवोर्स एनिमल खा रहा है और हर्बीवोर्स एनिमल को एक कार्निवोर्स एनिमल खा रहा है। हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स यहाँ एनिमल्स की कैटेगरी है और ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स। फूड चेन दो प्रकार के होते हैं। पहला फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन अर्थात जीएफसी कहलाता है। यह प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होता है अर्थात ग्रीन प्लांट से, और दूसरे फूड चेन को हम लोग डेट्रिटस फूड चेन या डीएफसी कहते हैं और ये डिकम्पोजर से स्टार्ट होता है। किसी भी फूड चेन में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर प्लेस होता है। इस पार्टिकुलर पोजीशन को हम लोग ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। इन ए फूड चेन ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स पार्टिकुलर प्लेस। दिस पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। उदाहरण के लिए किसी फूड चेन में ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है और उसके बाद आने वाले कंज्यूमर्स को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या इसी के जैसा आगे फूड ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स को हम लोग सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर रखते हैं और उसी प्रकार कार्निवोरस एनिमल को थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फिफ्थ या आगे के पोजीशन वाले ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। ट्रॉफिक लेवल के आधार पर कंज्यूमर्स को प्राइमरी कंज्यूमर या पीसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हर्बीवोर्स आते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो कार्निवोर्स होते हैं, और उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर जिन्हें टीसी के नाम से जाना जाता है, ये भी कार्निवोर्स एनिमल होते हैं। आपके सामने ये जो स्क्रीन पर डायग्राम दिया हुआ है उसमें आप देख पा रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्रीज जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्लांट्स, इनको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर रखा गया है। जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काऊ ये प्राइमरी कंज्यूमर, इनको सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर यानी कि हर्बीवोरस एनिमल सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर रखे गए हैं। बर्ड्स, फिशेज, वुल्फ ये कार्निवोरस एनिमल हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, इनको थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर रखा गया है। एंड मैन, लायन जिनको जो कि टॉप कंज्यूमर हैं, इनको टर्शियरी कंज्यूमर कहा जाता है और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर रखे गए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो अगला उदाहरण आप देख पा रहे हैं ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन, उसमें पहला ट्रॉफिक लेवल ग्रीन प्लांट्स अर्थात प्रोड्यूसर्स का है। दूसरा ट्रॉफिक लेवल ग्रास हॉपर जो कि प्लांट्स को खाने वाले होते हैं उनका है, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल में फ्रॉग है जो कि ग्रास हॉपर को खाते हैं, और फ्रॉग को खाने वाले स्नेक का स्थान फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर है। स्नेक को खाने वाले ईगल का स्थान फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर है, और ईगल के मरने के बाद डेट्रिटस फूड चेन शुरू होता है जो डिकम्पोजर्स अर्थात फंजाई से शुरू होता है। किसी भी इकोसिस्टम में कोई एक पार्टिकुलर फूड चेन को ना तो प्रीडिफाइन किया जा सकता है ना तो उसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल होने की वजह से अलग अलग फूड चेन तैयार होते हैं, और सारे फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होकर के एक जाल के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग फूड वेब कहते हैं। सामने आप अपने स्क्रीन पर 3 फूड वेब देख रहे हैं अर्थात आहार जाल, खाद्य जाल, जिसे अलग अलग इकोसिस्टम से लिया गया है। किसी इकोसिस्टम में एक फूड वेब फूड का अल्टरनेटिव रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। इस प्रकार से वह इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, यानी कि किसी इकोसिस्टम में जितने अधिक स्पेसीज की वैरायटी होगी वह इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और उतना ही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब के थ्रू एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल या वन वे होता है, अर्थात फ्रॉम द सन टू द कंज्यूमर्स थ्रू द प्रोड्यूसर्स। देयर इज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ द राइज इन ट्रॉफिक लेवल, अर्थात जैसे जैसे हम किसी फूड चेन में आगे की ओर बढ़ते हैं अगले ट्रॉफिक लेवल पर, वैसे वैसे एनर्जी का अमाउंट घटता चला जाता है।
किसी ट्रॉफिक लेवल पर अवेलेबल एनर्जी का केवल 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है और उसका 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाता है। इसे ही 10% लॉ कहते हैं। रेमंड लिंडेमान proposed 10% लॉ इन 1992। उदाहरण के लिए यदि हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच रिलेशन को देखें तो एनर्जी का ट्रांसफ़र इस प्रकार होता है। मान लिया जाए यदि प्रोड्यूसर्स के पास 1000 किलो कैलोरी है तो उसका 10% यानी कि 100 किलो कैलोरी हर्बीवोर्स को प्राप्त होगा और 100 किलो कैलोरी का 10% यानी 10 किलो कैलोरी कार्निवोरस को प्राप्त होगा। दिस डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी चेक्स द लेंथ ऑफ फूड चेन, और यही कारण है कि फूड चेन बहुत अधिक लंबे नहीं होते। फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो 90% एनर्जी का लॉस होता है वह हीट के रूप में होता है, और यह लॉस किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के दौरान होता है। जैसा कि आप सामने के स्क्रीन पर जो डायग्राम देख पा रहे हैं वह यही सिद्ध करता है। अगला टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। Ecological pyramids were developed by Charles Elton in 1927, therefore also called Eltonian pyramid. An ecological pyramid may be upright, inverted or spindle shaped. किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पिरामिड का बेस तैयार करते हैं और पिरामिड का टिप टॉप कंज्यूमर के द्वारा फॉर्म किया जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी। किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी पार्टिकुलर ट्रॉफिक पर जितने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उस नंबर के हिसाब से जो पिरामिड बनता है उससे पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। यह जनरली अपराइट होता है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन को फीड करते हैं, लेकिन अगर एक जंगल में देखा जाए तो एक बिग ट्री बहुत सारे इंसेक्ट्स को फीड करता है, इसलिए यह पिरामिड इन्वर्टेड हो सकता है। आपके सामने जो स्क्रीन पर पिरामिड दिखाई पड़ रहा है यह पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। यह इकोसिस्टम में मोस्टली सीधा ही होता है। The pyramid of biomass. The pyramid of biomass may be upright as in grassland and forest ecosystem or inverted as in pond ecosystem. ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड सीधा होता है, किंतु एक्वेटिक इकोसिस्टम में यह उल्टा हो सकता है। सामने की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, दिस इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इट इज़ अपराइट, लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है यह इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट इज़ ऑलवेज अपराइट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। प्रत्येक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी के लॉस होने की वजह से एनर्जी का पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। जैसा कि आप सामने के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह पिरामिड एनर्जी का पिरामिड है जिसमें कि प्रत्येक सक्सेसिव स्टेप पर एनर्जी का लॉस होता चला जा रहा है, इसलिए यह पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। अब आगे चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले, इट डज नॉट कंसिडर द सेम स्पेसीज बिलोंगिंग टू 2 or more trophic level. Number 2, it assumes a simple food chain which never exists in nature. And number 3, it does not accommodate a food web. And number 4, it has no separate place for saprophytes in ecological pyramid. डियर फ्रेंड्स, इकोसिस्टम सीरीज के इस चौथे पार्ट में हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन अर्थात पारिस्थितिकीय रूपांतरण के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यह जानेंगे कि हाइड्रार्क और जीरार्क क्या होते हैं। डियर फ्रेंड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन अर्थात पारिस्थितिकीय रूपांतरण किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलप होने में जितने सारे नेचुरल चेंजेज आते हैं उन सब को कलेक्टिवली इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। ए सीरीज ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज वन आफ्टर द अदर टिल ए परफेक्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी विथ लिस्ट वेरिएशंस डेवलप्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जितनी सारी बायोटिक कम्युनिटीज होती है उसका कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर
पर्यावरण में होने वाले चेंजेज के अनुसार बदलते रहते हैं। द चेंजेज इज ऑर्डरली, सेक्वेंशियल एंड पैरेलल टू द चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के पैरेलल ही बायोटिक कम्युनिटी के भी चेंजेज होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी एरिया में एक ग्रेजुअल और फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज जो कि उस एरिया के स्पेसीज कंपोजिशन में चेंज को बतलाता है, उसे हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। किसी उजाड़ वीरान एरिया में डेवलप होने वाली पहली बायोटिक कम्युनिटी को पायनियर कम्युनिटी कहते हैं, तथा बायोटिक सक्सेशन के अंत में डेवलप होने वाली फाइनल स्टेबल और सेल्फ परपेचुएटिंग बायोटिक कम्युनिटी को ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। बायोटिक सक्सेशन के दौरान पायनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच स्टेप बाय स्टेप डेवलप होने वाले दूसरी अन्य बायोटिक कम्युनिटीज़ को हम लोग सीरियल कम्युनिटीज़ या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ के नाम से जानते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में डेवलप होने वाली बायोटिक कम्युनिटी के इंटायर सीक्वेंस को सीयर्स कहा जाता है। पायनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच डेवलप होने वाले हर एक ट्रांजिशनल कम्युनिटी को सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रत्येक सक्सेसिव सीरियल स्टेज पर स्पेसीज की वैरायटी और ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ जाती है, साथ ही साथ उनका बायोमास भी बढ़ता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलपमेंट में बहुत सारे चेंजेज देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं कि ये चेंजेज कौन कौन से हैं। चेंजेज ड्यूरिंग बायोटिक कम्युनिटी, स्मॉल शॉर्ट लिव्ड प्लांट चेंज टू लार्ज लॉन्ग लिव्ड प्लांट। Number 2, unstable to a stable biotic community, there is a change in little diversity to rich diversity. Number 4, increase in biomass. Number 5, increase in soil formation and its differentiation. Number 6, increase in humus content of soil. Number 7, aquatic or dry conditions to mesotic conditions. Number 8, increase in respiratory consumption. Number 9, simple food chain changes to complex food web. And number 10, reduction in environmental perturbations. Types of ecological succession. There are mainly two types of ecological succession, primary succession and secondary succession. इनके अलावा भी बायोटिक सक्सेशन और भी प्रकार के होते हैं, जिन्हें ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, रेट्रोग्रेसिव एंड डिफ्लेक्टेड के नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी सक्सेशन उस बेयर एरिया में होता है जहाँ पर पहले कभी भी कोई स्पेसीज एग्जिस्ट नहीं की, जहाँ न सॉइल था न कभी ह्यूमस था। वहाँ पर पायनियर स्पेसीज या पायनियर कम्युनिटी किसी दूसरे इन्वायरमेंट से, किसी दूसरे इकोसिस्टम से आते हैं। प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो होता है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलप होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, जैसे न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और लेक्स। सेकेंडरी सक्सेशन उस बेयर एरिया में होता है जहाँ पहले कभी कोई स्पेसीज एग्जिस्ट करती थी, जैसे अबैंडन्ड फार्मलैंड, बर्न्ट और कट फॉरेस्ट, फ्लडेड और डिवेस्टेड लैंड्स एट्सेट्रा। सॉइल और ह्यूमस उस एरिया में पहले से प्रेजेंट रहते हैं और पायनियर कम्युनिटी पहले से प्रेजेंट स्पेसीज के एक्यूपेंट्स या प्रोपेगल्स होते हैं, तथा कुछ स्पेसीज बाहर की दुनिया से आते हैं या लाए जाते हैं। प्राइमरी सक्सेशन की अपेक्षा सेकेंडरी सक्सेशन के लिए इन्वायरमेंट पहले से ही फेवरेबल होता है। वहाँ बायोटिक सक्सेशन के दौरान क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलपमेंट में बहुत कम ही सीरियल कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन से बहुत अधिक फास्टर होता है तथा क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी जल्दी ही डेवलप करती है। जैसे जैसे सक्सेशन प्रोसीड करता है, आगे की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे एनिमल और डिकम्पोजर्स की संख्या और उनकी वैरायटी में भी चेंज होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान किसी भी समय यदि नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस हुआ हो, जैसे फायर, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, तो ये डिस्टर्बेंस सक्सेशन के किसी पार्टिकुलर सीरियल स्टेज को उसके पहले वाले स्टेज में चेंज कर देते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे हाइड्रार्क और जीरार्क की। बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ हैबिटेट्स, that means aquatic or dry areas, the succession of plants is called hydrarch or hydrosphere and xerarch or xerosphere. Hydrarch or hydrosphere is biotic succession from hydric to mesotic conditions in wetter areas. It takes place in a newly formed ponds or lakes.
हाइड्रार्क और हाइड्रोसियर के स्टेज। फर्स्ट स्टेज फाइटोप्लैंक्टन, सेकेंड स्टेज रूटेड सबमर्ज स्टेज, थर्ड स्टेज फ्री फ्लोटिंग एंड एंजियोस्पर्म्स, फोर्थ स्टेज रीड स्वैम्प स्टेज, फिफ्थ स्टेज मार्श और सीज मिडवे स्टेज, नंबर 6 ग्रास एंड वुडलैंड स्टेज एंड नंबर 7 क्लाइमेक्स और फॉरेस्ट स्टेज। इस प्रकार फाइटोप्लैंक्टन स्टेज से शुरू हुआ एक वेटर एरिया क्लाइमेक्स और फॉरेस्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो कि स्टेबल और फाइनल होती है वह डेवलप कर जाती है। जिरार्क और जीरोसियर, इसमें बायोटिक सक्सेशन अर्थात प्लांट का सक्सेशन ड्राई एरिया में जेरिक कंडीशन से मैजिक कंडीशंस की ओर होता है, जैसे ड्राई डिजर्ट, बेयर रॉक एट्सेट्रा। सक्सेशन इन सच एरिया टेक्स टाइम टू रीच क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ऐसे एरिया में सक्सेशन को क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वहां पर मिट्टी अपर्याप्त अर्थात नहीं के बराबर होती है। स्टेज ऑफ जिरार्क और जीरोसियर, अर्थात जिरार्क और जीरोसियर में प्लांट या बायोटिक कम्युनिटी का सक्सेशन इस प्रकार होता है। सबसे पहले लाइकेन स्टेज आता है, जिसमें क्रस्टोज स्टेज और फोलियोज स्टेज होते हैं। उसके बाद मॉस स्टेज, उसके बाद ग्रास और हर्ब्स स्टेज होता है, उसके बाद श्रब स्टेज होता है और सबसे अंत में क्लाइमेक्स या फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप करती है। अर्थात लाइकेन से शुरू होकर के फॉरेस्ट स्टेज या क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप करती है। यह जिरार्क और जीरोसियर कहलाता है। इकोसिस्टम सीरीज के इस 5वें पार्ट में हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिलिंग अर्थात बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉइल में किसी भी समय पर दिए हुए जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, उन सब को हम लोग स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। और यह स्टैंडिंग स्टेट इकोसिस्टम के अनुसार वेरी करता है, यहाँ तक कि यह सीजन के अनुसार भी वेरी करता है। और तो और इकोसिस्टम से न्यूट्रिएंट्स का लॉस कभी नहीं होता, बल्कि वे बार बार रिसाइकिल होते रहते हैं। अब आगे देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। बायोजियोकेमिकल साइकिल 3 वर्ड से मिलकर बना है, बायो, जियो एंड केमिकल। बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब अर्थ या सॉइल और केमिकल का मतलब केमिकल न्यूट्रिएंट्स। द रिपीटेड सर्कुलेशन ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। सिंपल टर्म में अगर कहा जाए तो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स केमिकल्स को सॉइल से एब्जॉर्व करते हैं या एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्व करते हैं, और प्लांट से ये न्यूट्रिएंट्स फूड चेन के थ्रू एनिमल को पास होता है। After the death of the plant and animals, these nutrients are returned to the soil or atmosphere back. न्यूट्रिएंट साइकिलिंग 2 प्रकार की होती है, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए रिजर्वायर हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ की न्यूट्रिएंट्स गैस के रूप में सर्कुलेट होते हैं, जैसे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग अर्थात सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स सॉइल में सेडिमेंट्स के रूप में मौजूद होते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर एट्सेट्रा। सॉइल या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर न्यूट्रिएंट के इनपुट और आउटपुट के इम्बैलेंस को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, ये सभी मिलकर न्यूट्रिएंट्स के रिलीज रेट को रेगुलेट करते हैं। सिलेबस के अनुसार हमें क्लास 12 इकोसिस्टम चैप्टर में केवल 2 साइकिल पढ़ना है, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। और दोनों साइकिल को जानने के लिए हमें 2 बातों पर ध्यान देना है, एक उनका सोर्सेज और दूसरा उनका सर्कुलेशन। अब आते हैं सबसे पहले कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म के कुल ड्राई वेट का 49% कार्बन का बना होता है। ग्लोबल कार्बन के टोटल क्वांटिटी का 71% ओशंस में डिजॉल्व होता है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रेगुलेट करता है। इसके अतिरिक्त कार्बन के अन्य सोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी कार्बन के रिजर्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि कार्बन के मेनली 4 सोर्सेज हैं। पहला एटमॉस्फेरिक कार्बन जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है। दूसरा ओसनिक कार्बन जो फाइटोप्लैंक्टन और उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स के रूप में प्रेजेंट है। तीसरा ऑर्गेनिक कार्बन जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और फॉसिल फ्यूल्स के रूप में प्रेजेंट है। और चौथा सेडिमेंट्री कार्बन जो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रॉक्स में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं कार्बन के सर्कुलेशन के बारे में। देयर आर मेनली 2 वेज ऑफ कार्बन सर्कुलेशन इन द इन्वायरमेंट। पहला फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स और दूसरा रेस्पिरेशन बाय ऑर्गेनिजम्स।
ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्रत्येक साल लगभग 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जिसका कुछ हिस्सा सेडिमेंट के रूप में लॉस्ट हो जाता है, जो सर्कुलेशन से रिमूव हो जाता है। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में फिक्स्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 4 तरीके से रिटर्न होता है। पहला प्रोसेस रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। दूसरा प्रोसेस बाय द प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑन लैंड एंड इन ओशंस बाय डीकम्पोजर्स। थर्ड प्रोसेस बाय बर्निंग ऑफ वुड, फॉसिल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉरेस्ट फायर। चौथा प्रोसेस वोल्केनिक इरप्शन है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ह्यूमन बीइंग के द्वारा रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट के लिए फॉसिल फ्यूल्स का मैसिव बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में रिलीज होने का जो रेट है वो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आपके सामने कार्बन साइकिल का यह एक सिंप्लीफाइड मॉडल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक कार्बन केवल और केवल फोटोसिंथेसिस के थ्रू इन्वायरमेंट में फिक्स होता है, किंतु यह डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाता है। दोस्तों, इकोसिस्टम सीरीज के इस छठे पार्ट में आज हम फास्फोरस साइकिल के बारे में जानेंगे। फास्फोरस साइकिल इज ए सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। फास्फोरस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या अन्य जो दूसरे सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए तथा सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम एटीपी का एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। बहुत सारे दूसरे एनिमल्स को अपने शरीर में सेल्स के लिए, बोन्स के लिए और टीथ के लिए लार्ज अमाउंट में फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। फास्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर रॉक्स होते हैं, जहां फास्फोरस फॉस्फेट के रूप में होता है। जब ये रॉक्स वेदर किए जाते हैं तब कुछ अमाउंट में फॉस्फेट सॉइल सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है, जहां से वह प्लांट रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्लांट रूट के द्वारा एब्जॉर्ब फास्फोरस फूड चेन्स के थ्रू एनिमल्स की बॉडी में पहुंचता है, जहां पर फास्फोरस का यूज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करने में कर लिया जाता है। प्लांट और एनिमल के बॉडी में पहुंचा हुआ यह फास्फोरस प्लांट और एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट्स या उनके डेड बॉडीज के डिकम्पोजिशन के बाद फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया द्वारा सॉइल में रिलीज हो जाता है, जिसे प्लांट रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और तब फास्फोरस का यह साइकिल रिपीट करने लगता है। आपके सामने फास्फोरस साइकिल का एक सिंप्लीफाइड मॉडल है, जहां रॉक मिनरल्स वेदरिंग के बाद सॉइल सॉल्यूशन में जाते हैं, वहां से वो प्रोड्यूसर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्रोड्यूसर्स फास्फोरस को कंज्यूमर को देता है फूड चेन के थ्रू, जो डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू वापस सॉइल सॉल्यूशन मिल जाता है। इवन कि प्रोड्यूसर्स लिटर फॉल के द्वारा डेट्रिटस फूड चेन में चला आता है। इकोसिस्टम सीरीज के इस 7वें पार्ट में हम इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में जानेंगे। The product of ecosystem processes are termed as ecosystem services. Healthy ecosystems are base of economic, environmental and aesthetic products and services. इकोसिस्टम के बहुत सारे सर्विसेज हैं, जिनके अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे एयर को प्यूरिफाई करना, ड्राउट को मिटिगेट करना, फ्लड को चेक करना, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करना, सॉइल को जनरेट करना, वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, क्रॉप्स का पोलिनेशन करना, कार्बन के लिए एक स्टोरेज साइट प्रोवाइड करना तथा एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू प्रोवाइड करना, ये सारे कार्य इकोसिस्टम करते हैं। यदि हम इकोसिस्टम के हर एक सर्विसेज के लिए उनके प्राइस की बात करें, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईच इकोसिस्टम सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस। रॉबर्ट कोस्टेंजा एंड उसके फ्रेंड्स ने नेचर के लाइफ सपोर्टिंग सर्विसेज के लिए प्राइस टैग लगाना शुरू किया और पाया कि प्रत्येक साल इकोसिस्टम के फंडामेंटल सर्विसेज के लिए
करीब करीब 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, जो टोटल ग्लोबल जीएनपी का लगभग दुगना होगा। इस 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर का 50% प्राइस टैग सॉइल फॉर्मेशन में यूज होता है, 10% प्राइस टैग रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए खर्च होता है तथा क्लाइमेट रेगुलेशन एंड वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के लिए दोनों के लिए 6% खर्च होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। इसके साथ ही इकोसिस्टम सीरीज़ के दूसरे वीडियोज़ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें, जिसमें कि सारे वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।